Hello and welcome to SPM IS Academy. Today we'll analyze important newspaper articles of 18th July 2022. Please note you can download the PDF version of today's newspaper analysis by clicking the link given in the comment section. You can also join our WhatsApp group through the link given in the description section for more study materials. This is the list of the topics that we will be covering from today's newspaper. The first article is about रेवरी culture, which is also known as freebies politics. तो देखेंगे क्या है रेवरी कल्चर. तो दिस टॉपिक इज इंपॉर्टेंट फ्रॉम आवर सिलेबस जीएस पेपर 2 इंडियन पॉलिटी पॉइंट ऑफ व्यू. कॉन्टेक्स्ट देखते हैं सबसे पहले इस आर्टिकल का. तो बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे का इनॉग्रेशन करते हुए, विच इज़ इन उत्तर प्रदेश, उसका इनॉग्रेशन करते हुए हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने एक स्पीच के दौरान कहा कि हमारे देश के अंदर जो रेवरी कल्चर चल पड़ा है, इस कारण से पूरा का पूरा इंडिया एक निगेटिव डायरेक्शन में जा रहा है. इट कैन टेक इंडिया टुवर्ड्स डार्कनेस. मतलब ही बेसिकली क्रिटिसाइज दिस रेवरी कल्चर. तो अब समझते हैं कि रेवरी कल्चर है क्या. देखो, अब चूँकि प्रधानमंत्री जी ने कह दिया है, इतना ज़्यादा ये डिस्कशन में आ चुका है, हो सकता है आपको सीधा सीधा एग्जाम में दिख भी जाए रेवरी कल्चर, ठीक है, और नहीं भी आता है तो भी इसका क्या मायने वो आपको समझना चाहिए और आप कोट कर सकते हैं एथिक्स पेपर में या फिर गवर्नेंस पेपर में. तो रेवरी, सबसे पहले समझो कि रेवरी होता क्या. रेवरी इज ए काइंड ऑफ स्वीट डिश, इस तरीके का कुछ होता है. तो वैसे तो ये मिठाई है, लेकिन इसको एक स्लैंग की तरह भी यूज़ करते हैं. स्लैंग या इडियम की हलवा है क्या, ऐसे बोलते नहीं है कि हलवा बना दिया है या मजाक बना दिया है, उस तरह से ये रेवरी कल्चर. रेवरी कल्चर मतलब फ्री में देने का कल्चर, मतलब मिठाई बांटने का कल्चर या फ्री में देने का कल्चर. एक्चुअली रेवरी कल्चर का मतलब होता है फ्रीबीज पॉलिटिक्स. फ्रीबीज पॉलिटिक्स मतलब सरकार ने हलवा बना दिया, हर आदमी को हलवा परोस रही है, रेवरी दे रही है. आई होप यू आर एबल टू मेक सेंस. लोगों का वोट जीतने के लिए ज़्यादा वोट बैंक पॉलिटिक्स, मतलब इट इज़ अनदर वे ऑफ सेइंग वोट बैंक पॉलिटिक्स या फ्रीबीज पॉलिटिक्स. व्हाट एग्जैक्टली इज फ्रीबीज या freebies politics, where political parties make a lot of promises of free electricity, water supply, monthly allowances to unemployed, daily wage workers. They also make promises like gadgets, laptops, smartphones to women in order to secure vote of the people. तो ये रेवरी दे रहे हैं एक तरीके से इन सब सारे फॉर्मेट्स में, ताकि लोगों को ज़्यादा लोगों का वोट मिल पाए. तो इनडायरेक्टली ऐसा मानना है कई सारे मीडिया हाउसेस का कि इनडायरेक्टली हमारे प्रधानमंत्री जी दिल्ली के सरकार को क्रिटिसाइज़ कर रहे थे, क्योंकि दिल्ली की सरकार ने ये कल्चर को ज़्यादा पॉपुलराइज़ किया है. फ्री में बिजली या सस्ते दामों पे बिजली या हेल्थ की फैसिलिटीज़ सस्ते दामों में या फ्री में. इससे नुकसान भी काफ़ी होता है. ये अच्छी बात भी है, सुन करके लगता है कि लोगों का भला करना होता है, क्योंकि सरकार का मेन काम ही है गवर्नेंस करना. लेकिन इससे एक लोगों के अंदर एक टेंडेंसी आती है टू गेट एवरीथिंग फॉर फ्री, and sometimes it leads to wastage of resources also, inefficient utilization of the government fund also. So देखते हैं इस freebies politics पे तो सवाल आ सकता है, जिसको रेवरी कल्चर भी कहते हैं. तो freebies politics से कुछ फ़ायदे या नुकसान देखते हैं. Let us analyze this freebies culture. तो कुछ फ़ायदे भी हैं freebies कल्चर के. फॉर एग्जाम्पल इट फैसिलिटेट्स ग्रोथ. होता क्या है कि कई सारे इस तरह के जो स्कीम्स हैं, अब देखो ये काफ़ी फाइन लाइन है कि कौन से वेलफेयर स्कीम को हम लोग ट्रूली वेलफेयर स्कीम कहेंगे, किस स्कीम को एक्चुअल में, किस सब्सिडी को रियल सेंस में हम लोग वेलफेयर सब्सिडी कहेंगे या उसको फ्रीबी या रेवरी कहेंगे, क्योंकि ये डिबेटेबल है. फॉर एग्जांपल नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट, इसमें लगभग 80 करोड़ जनता को काफ़ी सब्सिडाइज रेट पे फूड ग्रेन मिलता है. पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में काफ़ी सस्ते दामों पे बेसिक एसेंशियल्स मिलते हैं. मिड डे मील स्कीम में बच्चों को फ्री में लंच मिलता है. अब ये सारी जो स्कीम्स हैं, इसको क्रिटिक्स कहेंगे कि रेवरी कल्चर है, फ्री में बांटा जा रहा है, या फिर सपोर्टर्स कहेंगे कि नहीं इससे बच्चों की या ओवरऑल लोगों की प्रोडक्टिव कैपेसिटी बढ़ रही है. तो सपोर्टर्स वुड से कि सच काइंड ऑफ फ्रीबीज आर इंक्रीजिंग द प्रोडक्टिव कैपेसिटी ऑफ द पॉपुलेशन. और जब लोगों की कैपेसिटी बढ़ेगी, जब बेहतर खाना मिलेगा, बेहतर न्यूट्रिशन मिलेगा, तो दे विल बी एबल टू कंट्रीब्यूट मोर टू द इकोनॉमी एंड दिस विल ओवरऑल फैसिलिटेट ग्रोथ. सेकेंड, sometimes the supporters of freebie would say कि such freebies help in addressing the issues of gender inequality and poverty. For example, इसके लिए एग्जाम्पल हमने दे रखा है कि states like तमिलनाडु and बिहार, they
gave sewing machine to the women's in their respective state women। और इससे कैसा हुआ, इसका फिर बाद में जब क्रिटिकल स्टडी किया गया कि सिलाई मशीन जो सरकार ने दिया, तमिलनाडु की सरकार ने और बिहार की सरकार ने औरतों को, तो इससे औरतों के लाइफ में इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस आया एंड इन लेटर स्टेज दे वर एबल टू कंट्रीब्यूट टुवर्ड्स द इकोनॉमी ऑल्सो इन द फॉर्म ऑफ टैक्स एंड ऑल। सो दिस इज हाउ एंड दे वर एबल टू क्रिएट मोर एम्प्लॉयमेंट एज वेल। तो कभी कभार फ्रीबीज इकोनॉमी या फ्रीबीज पॉलिटिक्स जो है ये इकोनॉमी को हेल्प भी करता है, इनइक्वालिटी भी कम करने में मदद करता है, खासकर जेंडर इनइक्वालिटी एंड पॉवर्टी। और फ्रीबीज पॉलिटिक्स जो है इट हेल्प्स स्पेशली द लेसर डेवलप्ड स्टेट, जो गरीब देश हैं, गरीब स्टेट्स हैं, जो बैकवर्ड स्टेट्स हैं, जैसे बिहार हो गया, झारखंड, उड़ीसा, जहाँ की सरकारें या स्टेट गवर्नमेंट जो हैं वहाँ की वेलफेयर को या वेलफेयर स्कीम्स को नहीं आगे लेकर के जा पा रही हैं या पॉवर्टी को कम नहीं कर पा रही हैं, वहाँ पे जो फ्रीबीज पॉलिटिक्स हैं इट हेल्प्स इन फुलफिलिंग द बेसिक नीड्स ऑफ द पीपल। And this is how freebies politics is sometimes justified also. But there are a lot of critics of freebies politics also. The biggest criticism is economic burden. इतने सारे freebies promises के कारण हर सरकार आती है तो कहती है हम ये फ्री कर देंगे, पानी फ्री, बिजली फ्री, तो इससे ओवरऑल ये पैसा तो सर टैक्स पेयर्स के जेब से जा रहा है। इट क्रिएट्स एन इकोनॉमिक बर्डन on the exchequer of the state as well as center, and sometimes it leads to wastage of the resources also. It is against the free and fair election. देखिए जो भी पॉलिटिकल पार्टी की सरकार है वही इस तरह के बड़े बड़े प्रोमिसेस कर सकती है, क्योंकि उनकी सरकार है तो वो इन द नेम ऑफ वेलफेयर स्कीम एंड सब्सिडी दे कैन मेक सच टॉल प्रोमिसेस, दे कैन मेक मोर सच फ्रीबीज पॉलिटिक्स। अपोजिशन तो बस यही कह सकती है ना कि हम अगर जीत के आ गए तो ये करेंगे, और वो अपने मैनिफेस्टो में ऐड कर सकता है, लेकिन जो रूलिंग पार्टी है वो तो कई सारे स्कीम्स ला सकती है सच में बिफोर मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट गेट्स इम्प्लीमेंटेड। एंड दिस इज हाउ द फ्रीबीज पॉलिटिक्स कैन बी बेटर यूटिलाइज्ड by the ruling party in their own favor, and this is how it creates uneven playing field between the ruling party and opposition, and this is how freebies politics is considered to be against the idea of free and fair election. It is unsustainable also. It leads to wastage of resources in many cases. For example, काफ़ी सस्ते दामों पे फर्टिलाइज़र दिलाने के कारण क्या होता है कि फार्मर्स एक्सेसिव यूज ऑफ यूरिया करते हैं, जिस कारण से सॉइल के अंदर सैलिनिटी बढ़ जाती है, और कभी कभार एंड दैट इंक्रीज इन सैलिनिटी लीड्स टू डिक्रीज्ड फर्टिलिटी ऑफ द सॉइल। बहुत बार हम देखते हैं, लास्ट ही न्यूज़पेपर एनालिसिस सेशन में हम देख रहे थे कि फार्मर्स सब्सिडाइज रेट पे यूरिया लेते हैं और इंडस्ट्री को वो बेच देते हैं। बहुत बार सस्ते दामों पे सब्सिडाइज रेट पे वाटर एक्सट्रैक्शन या पावर सब्सिडाइज रेट पे प्रोवाइड करने के कारण क्या होता है, फार्मर्स यूज एक्सेसिव अमाउंट ऑफ वाटर by extracting it from groundwater, and that leads to flooding of the agricultural field. That is itself a negative thing. And second, it leads to unsustainable extraction of groundwater, that leads to the depletion of groundwater beyond sustainable limit. तो मुद्दा यह है कि सस्ते दामों पे या सब्सिडाइज रेट पे या फ्रीबीज प्रोवाइड कराने से लोगों को रिसोर्सेज की वो रिस्पेक्ट नहीं रह जाती है। फॉर एग्जांपल आज पेट्रोल और डीजल जो है वो डीरेगुलेट हो गया, जब तक ये रेगुलेटेड था यानी कि सरकार उस पर सब्सिडी देती थी तब तक उसका रेट काफ़ी सस्ता था और लोग उसका मिसयूज करते थे। आज जब उसको डीरेगुलेट कर दिया गया, मार्केट से लिंक कर दिया गया, तो नाउ पीपल नो द वैल्यू बिकॉज इट इज़ क्वाइट कॉस्टली नाउ. It will have direct impact on the pocket, on the budget, and that is why people are more sensible while using such resources. तो ये एक बात है. उसके अलावा ये फ्रीबीज का क्रिटिसिज्म कुछ इस तरीके से भी किया जाता है कि दे आर लाइक बाउंटीज टू वेल ऑफ, यानी कि जो लोग अच्छे हैं, अच्छे इन द सेंस कि इकोनॉमिकली वेल ऑफ हैं, इकोनॉमिकली जो अच्छा जीवन बिता रहे हैं, उस सेंस में मैं अच्छे कह रहा हूँ. एक्चुअली में बहुत सारे इन फ्रीबीज का फ़ायदा ऐसे लोगों को मिलता है. और ये कहता है इकोनॉमिक सर्वे 2016. इकोनॉमिक सर्वे 2016 अपना चैप्टर 6 जिसका नाम है बाउंटीज टू वेल ऑफ, उसमें ये कहता है कि ज़्यादातर सब्सिडीज़ डायरेक्टली एंड डायरेक्टली लीक होकर के वेल ऑफ सेक्टर ऑफ सोसाइटी को फ़ायदा देते हैं. फॉर एग्जांपल वो देते हैं, यू सी, देखिए रेलवेज़ में जो सीटें हैं, रेलवे की जो सीटें हैं, खासकर एसी क्लास की टिकटें, वो भी सब्सिडाइज्ड होती हैं. एसी क्लास में कौन ट्रैवल करता है? वेल ऑफ सेक्शन. अगर आप देखिए एविएशन टरबाइन फ्यूल, माने जो हमारे एरोप्लेन्स हैं, एरोप्लेन्स के जो फ्यूल है उसका वो भी सब्सिडाइज है. और एरोप्लेन में कौन ट्रैवल करता है? एरोप्लेन में ट्रैवल करता है जो रिच क्लास है, वेल ऑफ क्लास है.
तो दैट मीन्स दे हैव गिवन मैनी एग्जाम्पल, स्मॉल सेविंग स्कीम्स, अलग अलग तरह के स्मॉल सेविंग स्कीम्स हैं। अब किसान विकास पत्र, सुकन्या समृद्धि योजना एंड ऑल, पी प्रोविडेंट फंड्स के स्कीम है। ये नॉर्मली एक बेटर वेल ऑफ क्लास ही तो ये स्मॉल सेविंग स्कीम्स वगैरह करता है। जो पुअर क्लास है 30% जो पॉवर्टी लाइन से नीचे आते हैं, उनके पास सेविंग्स का दैट इज आउट ऑफ क्वेश्चन फॉर सच क्लास पीपल। गोल्ड इज येट सब्सिडाइज्ड, एलपीजी इज सब्सिडाइज्ड, पहल स्कीम, ये सारी चीज़ें किन को मिल रही हैं? Those who are already well off and they are getting the benefit of such schemes. So they are actually like a reverie या freebies politics and they should be taken off. But the problem in India is you can give free things very easily but you cannot take them back, and this is what Economic Survey 2016 says in this chapter, bounties to well off. यहाँ पे आप देख सकते हैं several top bureaucrats say that some of the states could be heading the way cash starved Sri Lanka or Greece moved बिकॉज ऑफ देयर पॉपुलिस्ट मेजर्स। दिल्ली के बाद पंजाब की सरकार को बहुत क्रिटिसाइज़ किया गया क्योंकि जिस तरह के वो प्रोमिसेस करके इलेक्शन जीत करके आए हैं, ऐसा कुछ टॉप ब्यूरोक्रेट्स का कहना है कि पंजाब की सरकार का इकोनॉमिक मैनेजमेंट वैसे ही हो रहा है जैसे श्रीलंका ने अपना इकोनॉमिक मैनेजमेंट किया था। इट इज़ मूविंग टुवर्ड्स अ प्रिकैरियस फाइनेंशियल सिचुएशन। सुप्रीम कोर्ट का क्या ओपिनियन है फ्रीबीज पे, वो भी ज़रा देखते हैं, क्योंकि फ्रीबीज पे सवाल आ सकता है। इतना जिक्र हो गया है, नरेंद्र मोदी जी ने कहा, उसके बाद से मीडिया में इतना डिस्कशन हो चुका है, फ्रीबीज पॉलिटिक्स पे या रेवरी कल्चर पे सवाल आ सकता है। तो सुप्रीम कोर्ट का आपको स्टेटमेंट याद रखना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट इन एस सुब्रमण्यम बालाजी वर्सेस गवर्नमेंट ऑफ तमिलनाडु केस ऑफ 2013 said that unrealistic poll promises and freebies are serious issue। भाई इस तरह के प्रोमिसेस कि हम जीत करके आ गए तो किसानों के सारे लोन माफ़ कर देंगे, ये होता रहता है। हम जीत करके आ गए तो एमएसपी इतना बढ़ा देंगे। सच अनरियलिस्टिक पोल प्रोमिसेस एंड फ्रीबीज डिस्टर्ब्स द लेवल प्लेइंग फील्ड इन इलेक्शंस। इसको रोकना चाहिए क्योंकि ये बराबरी का मामला फिर नहीं रह जाता है। एंड दिस इज हाउ इट हैम्पर्स फ्री एंड फेयर इलेक्शन। और इस कारण से सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा कि देखिए, कोई भी प्रॉपर लॉ नहीं है, कानून नहीं है विच डायरेक्ट्स द पॉलिटिकल पार्टीज़ कि क्या वो कर सकते हैं क्या नहीं कर सकते इन देयर इलेक्शन मैनिफेस्टो। क्योंकि मेनली जो जितने प्रोमिसेस होते हैं दैट अल्टीमेटली टर्न्स इनटू फ्रीबीज, दैट इज़ प्रॉमिस्ड बाय द पॉलिटिकल पार्टीज इन देयर मैनिफेस्टो कि अगर हम जीत करके आ गए तो हम ये करेंगे। तो सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को डायरेक्ट किया कि आप पॉलिटिकल पार्टीज़ के लिए कुछ गाइडलाइंस रिलीज़ करें कि जो उनको मानना पड़े बिफोर रिलीजिंग देयर मैनिफेस्टोज, सो दैट ये एक्सेसिव रेवरी कल्चर या फ्रीबीज पॉलिटिक्स से बचा जा सके। वे फॉरवर्ड या कंक्लूजन में आप ये लिख सकते हैं कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को या हमारे पार्लियामेंट को इस तरह के गाइडलाइंस लाने की ज़रूरत है जिससे हम क्लियर कट डिस्टिंग्विश कर पाएँ डिफरेंस बिटवीन सब्सिडी एंड फ्रीबीज। सब्सिडीज़ वो चीज़ होती है जिसकी सच में गरीब जनता को ज़रूरत है। सब्सिडीज आर जस्टिफाइड एंड स्पेसिफिकली टारगेटेड बेनिफिट्स, और सब्सिडीज आर आउट ऑफ क्वेश्चन। लेकिन फॉर एग्जांपल ये देखिए, ये रेलवे भी सब्सिडी दे रहा है लेकिन इसको सब्सिडी कहना जायज़ नहीं होगा। इट शुड बी रादर कॉल्ड फ्रीबीज। ये लोगों को खुश करके वोट कलेक्ट करने की कोशिश की जा रही है। ऐसा अगर आप देखें तो ये इकोनॉमिक सर्वे का ये चैप्टर कहता है बाउंटीज टू वेल ऑफ मीन्स यू नीड टू फर्स्ट ऑफ ऑल टेक्निकली डिफाइन डिफरेंस बिटवीन सब्सिडीज एंड freebies, and subsidies are those that have well defined targeted population जो गरीब जनता है, and it must have a well defined targeted objective कि उनका किस तरीके से भला करना है। उसके अलावा there is a need to create awareness amongst people also। the people should realize कि थोड़े बहुत बेनिफिट के लिए, इकोनॉमिक बेनिफिट के लिए उनको अपना वोट नहीं बेचना चाहिए। they should not sell their votes for freebies because if they do not register then they can never get good leaders। it will lead to more criminalization of politics and money and muscle power in politics। जो सरकार फ्री में देगी वो कहीं ना कहीं से तो पैसा निकालने का भी जुगाड़ लगाएगी। so that will lead to money and muscle power, crony capitalism all in politics। इस टॉपिक के बेसिस पे ये मेंस प्रैक्टिस क्वेश्चन हमने आपको दे रखा है। प्लीज अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन एंड यू कैन सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन। The next article is about election of the vice president in India। This topic is important from our syllabus GS paper to Indian polity point of view। वाइस प्रेसिडेंट का इलेक्शन हम क्यों देख रहे हैं, क्यों न्यूज़ में आया है? क्योंकि अभी प्रेसिडेंट का इलेक्शन आज हुआ, उसके बाद आने वाले 6 अगस्त को हमारे देश में वाइस प्रेसिडेंट का भी इलेक्शन होगा। और जो रूलिंग पार्टी है एनडीए की तरफ से वाइस प्रेसिडेंट इलेक्शन के लिए कैंडिडेट होंगे जगदीप धनखड़ साहब।
who is currently governor of West Bengal. He will be the candidate from the ruling party side for the post of vice president. तो मोर और लेस इनका जीतना तय है. इस कारण से वाइस प्रेसिडेंट की पोस्ट के लिए, इलेक्शन के लिए चर्चा हो रही है. तो प्रेसिडेंट का इलेक्शन तो सब पढ़ के जाते हैं, उनके बारे में सबको पता होता है. वाइस प्रेसिडेंट का भी ज़रा देख लीजिए, क्या पता आपसे पीटी में या मेंस में वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन के बारे में पूछ ले. आर्टिकल 63 स्टेट्स दैट देयर शैल बी अ वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया. सबसे पहले तो आपको ये जानना चाहिए कि वाइस प्रेसिडेंट के बारे में मेंशन किया गया है इन आर्टिकल 63. एंड वाइस प्रेसिडेंट इज द सेकंड हाईएस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी इन इंडिया आफ्टर प्रेसिडेंट. तो चाहे सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हों या प्राइम मिनिस्टर हों, उन सब से ऊपर, एटलीस्ट नॉमिनली भी ऊपर माना जाता है वाइस प्रेसिडेंट को. तो सबसे ऊपर ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंस में प्रेसिडेंट आते हैं, फिर वाइस प्रेसिडेंट आते हैं. द ऑफिस ऑफ वाइस प्रेसिडेंट इज क्वाइट यूनिक फीचर ऑफ इंडिया, क्योंकि बाकी जितने भी डेमोक्रेटिक देश हैं उसमें ये ऑफिस ऑफ वाइस प्रेसिडेंट नहीं देखा जाता है. रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ की बात की जाए तो आपको पता ही होगा, आर्टिकल 64 में ये लिखा है कि वाइस प्रेसिडेंट विल एक्ट एज एन एक्स ऑफिशियल चेयरमैन ऑफ राज्यसभा. तो वाइस प्रेसिडेंट का टेक्निकली कोई खास रोल तो है नहीं एज वाइस प्रेसिडेंट. उनका मेन रोल है कि जब प्रेसिडेंट किसी कारण से अपनी ड्यूटी को डिस्चार्ज ना कर पा रहे उस टाइम में प्रेसिडेंट के रोल को प्ले करे. अदरवाइज इनका मेन रोल है टू एक्ट एज चेयरमैन ऑफ राज्यसभा. दैट इज हाउ ही इज नोन टू होल्ड द पोस्ट ऑफ चेयरमैन ऑफ राज्यसभा एज एन एक्स ऑफिशियो चेयरमैन. मतलब उनका मेन रोल वो है. उसके अलावा आर्टिकल 64 सब क्लॉज 2 में ही लिखा है कि वाइस प्रेसिडेंट विल डिस्चार्ज प्रेसिडेंट्स रोल इफ प्रेसिडेंट इज अनेबल टू डू सो. किसी कारण से प्रेसिडेंट एब्सेंट हैं, बीमार हैं, उस केस में वाइस प्रेसिडेंट का रोल प्ले करेंगे. उसके अलावा आर्टिकल 65 में ये कहता है कि वाइस प्रेसिडेंट कैन एक्ट एज प्रेसिडेंट इन केस ऑफ वैकेंसी ऑफ द ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट. किसी कारण से अगर प्रेसिडेंट की ऑफिस वैकेंट हो जाती है बिकॉज ऑफ डेथ, रेजिग्नेशन और रिमूवल ऑफ द प्रेसिडेंट, तो जब तक अगला प्रेसिडेंट चुन करके नहीं आ जाते हैं तब तक वाइस प्रेसिडेंट विल प्ले द रोल ऑफ प्रेसिडेंट. अभी इलेक्शन प्रोसीजर देख लेते हैं वाइस प्रेसिडेंट का. तो उसके पहले एलिजिबिलिटी देख लेते हैं. एलिजिबल कौन है? एनी सिटीजन ऑफ इंडिया मस्ट हैव अटेंड द एज ऑफ 35 ईयर्स एंड शुड बी अ रजिस्टर्ड वोटर इन इंडिया, इन एनी पार्ट ऑफ इंडिया, मे इट बी यूनियन टेरिटरी और एनी स्टेट, वहाँ पे वो रजिस्टर्ड वोटर होने चाहिए. उसके अलावा दूसरा क्राइटेरिया है कि 20 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट नीड टू प्रपोज द नॉमिनेशन ऑफ दैट पर्टिकुलर मेंबर. ठीक है, जिसको भी आप प्रेसिडेंशियल इलेक्शन के लिए खड़ा कर रहे हैं, 20 MPs उनका नाम प्रपोज करने चाहिए और एक्स्ट्रा 20 MPs उस प्रपोजल को सपोर्ट करने चाहिए. मींस अदर 20 मेंबर्स शुड सेकेंड इट, मतलब उस प्रपोजल को सपोर्ट करने चाहिए. एज पर आर्टिकल 66 सब क्लॉज 2 द वाइस प्रेसिडेंट कैन नॉट बी मेंबर ऑफ आइदर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट और ऑफ द लेजिस्लेचर ऑफ एनी स्टेट. तो अगर हैं तो वाइस प्रेसिडेंट इलेक्शन लड़ने से पहले इस पोस्ट को छोड़ना होगा. अगर आप किसी भी पार्लियामेंट के किसी भी हाउस में MP हैं या किसी भी लेजिस्लेचर के मेंबर हैं, स्टेट लेजिस्लेचर के, तो आपको वो पोस्ट पहले छोड़ना होगा. इलेक्टोरल कॉलेज, मतलब कौन कौन लोग वोट कर सकते हैं इन द इलेक्शन ऑफ वाइस प्रेसिडेंट. तो मेंबर्स ऑफ द बोथ हाउसेज ऑफ द पार्लियामेंट, दोनों ही हाउसेज के MP वोट कर सकते हैं इन द इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट. तो यहाँ पे मेन अंतर है इन द इलेक्शन ऑफ द वाइस प्रेसिडेंट. यहाँ पे मेन अंतर है प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन में. प्रेसिडेंट के इलेक्शन में कुछ दिनों पहले मैंने कराया था, आपको जरूर याद होना चाहिए. MPs वोट कर सकते हैं और MLAs वोट कर सकते हैं, लेकिन MPs कौन से? इलेक्टेड MPs वोट कर सकते हैं. यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ नॉमिनेटेड MPs प्रेसिडेंट में वोट नहीं करते हैं. यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ MPs वोट करते हैं, मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट वोट करते हैं बोथ हाउसेस के, और यहाँ पे नॉमिनेटेड इलेक्टेड दोनों ही वोट कर सकते हैं. सो ये बातें आपको याद रखनी है. इलेक्टोरल कॉलेज ऑफ द वाइस प्रेसिडेंट पे मेंबर्स ऑफ द बोथ हाउसेज ऑफ द पार्लियामेंट, बोथ टाइप ऑफ मेंबर, इलेक्टेड एज वेल एज नॉमिनेटेड. मेथड ऑफ इलेक्शन, मेथड ऑफ इलेक्शन ठीक वैसा ही है जैसे प्रेसिडेंट का होता है. प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन विद सिंगल ट्रांसफरेबल वोट, माने आप जो भी वोटर होता है किसी एक नाम को बस वोट नहीं देता है, जितने भी कैंडिडेट्स इलेक्शन को कॉन्टेस्ट कर रहे हैं उनको वो प्रायोरिटी में उनका नाम अरेंज करता है. जैसे इस मान लीजिए एग्जांपल के लिए तो मोहम्मद इकबाल को टॉप मोस्ट प्रायोरिटी, रमेश कुमार को तीसरे पे, नरसिंह यादव को, रमेश कुमार को दूसरे पे, नरसिंह यादव को तीसरे पे. इस तरीके से वो प्रायोरिटी अरेंज करके देता है. और सीक्रेट बैलेट होता है, मतलब कौन किसको वोट कर रहा है ये पता नहीं चलेगा. और वोटिंग में सबसे पहले नंबर 1 वोट जिसको मिले हैं सबका नंबर 1 काउंट किया जाएगा. कितने वोट मोहम्मद इकबाल को नंबर 1 मिले, कितने रमेश कुमार को नंबर 1 मिले, कितने नरसिंह यादव को नंबर 1 मिले. अगर मान लो पहली काउंटिंग में ही मोहम्मद इकबाल को सबसे ज़्यादा नंबर 1 मिल गए, 50% से ज़्यादा मिल गया, तब तो मोहम्मद इकबाल वहीं जीत जाएंगे. अगर पहली काउंटिंग में किसी को मेजॉरिटी नहीं मिल पाया
तो फिर कैसा होगा कि जो तीसरे नंबर पे उसकी कैंडिडेचर कैंसिल हो जाएगी, और तीसरे नंबर यानी कि नरसिंह यादव को, जिन लोगों ने भी एक एक नंबर पे वोट दिया था, अब नरसिंह यादव तो खेल से बाहर हो गए अगर वो तीसरे नंबर पे थे तो नरसिंह यादव के वोट में जिस पे उनको एक मिला था वो तो एक बात हो गई। अभी नरसिंह यादव को जो जो वोट मिले थे उसमें सेकंड प्रायोरिटी पे जो भी इंसान था, यानी कि नरसिंह यादव नंबर 1, मोहम्मद इकबाल नंबर 2, तो नरसिंह यादव तो चूंकि रेस से बाहर है, तो ये वोट जिसमें मोहम्मद इकबाल नंबर 2 पे हैं, ये वोट नाउ विल बी काउंटेड फॉर मोहम्मद इकबाल। और इस तरीके से सिंगल वोट ही है जिसमें लोगों को प्रायोरिटी पे अरेंज किया गया, बट इट इज़ ए ट्रांसफरेबल वोट, सिंगल वोट येट ट्रांसफरेबल। यानी कि ये वोट जो है, अगर मान लो मोहम्मद इकबाल रेस हार जाते हैं, मोहम्मद इकबाल पहली काउंटिंग में मोहम्मद इकबाल लीस्ट नंबर पे आते हैं, तो मोहम्मद इकबाल का ये वाला जो वोट है जो आप देख रहे हैं एग्जाम्पल के तौर पे, ये वाला वोट अब रमेश कुमार के खाते में काउंट होगा, क्योंकि मोहम्मद इकबाल तो रेस से बाहर हो गए, रमेश कुमार इसमें दूसरे नंबर पे हैं, चूँकि मोहम्मद इकबाल अब रेस से बाहर हैं, तो दिस वोट विल बी काउंटेड और फॉर रमेश कुमार। तो दिस इज़ हाउ जो भी लिस्ट में आता जाएगा वो रेस से बाहर होता जाएगा और वही सिंगल वोट ट्रांसफ़र होता जाएगा, और इस तरीके से फाइनल काउंटिंग होगी, और जब मेजॉरिटी आ जाएगी जिस भी कैंडिडेट को, उसको वाइस प्रेसिडेंट इलेक्ट कर दिया जाएगा। उसके अलावा कुछ और चीज़ें देखते हैं, टेनियर देखते हैं। तो टेनियर है 5 साल का। आर्टिकल 67 ये कहता है कि 5 साल के लिए आप वाइस प्रेसिडेंट बनेंगे, लेकिन इसी आर्टिकल में ये भी लिखा है कि जब तक अगला वाइस प्रेसिडेंट का इलेक्शन हो करके चुन नहीं दिया जाता है, तब तक पिछला वाइस प्रेसिडेंट अपने पोस्ट को होल्ड करते रहेंगे। यानी कि 5 साल से 10-12 दिन अगर आगे हो भी जाता है किसी कारण से, तो भी ऐसा नहीं है कि वो 10-12 दिन के लिए वाइस प्रेसिडेंट का पोस्ट खाली रहेगा। इसी प्रोविजन ने लिखा है कि जब तक अगला वाइस प्रेसिडेंट चुन नहीं दिया जाता है, तब तक पिछले वाले प्रेडिसेसर कंटिन्यू करेंगे। रिमूवल फ्रॉम द ऑफिस, तो रिमूवल में कैसा हो सकता है कि ही में लीव द मिड टर्म, वो खुद रिजाइन कर सकते हैं। अपना रेजिग्नेशन वो किसको जमा करते हैं? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को। इस बात का ध्यान रखना। उसके अलावा कॉन्स्टिट्यूशन ये भी कहता है कि उनका रिमूवल करा जा सकता है बाय ब्रिंगिंग अ रिजोल्यूशन इन राज्यसभा। तो राज्यसभा में ही रिजोल्यूशन लाया जाएगा वाइस प्रेसिडेंट को हटाने के लिए, एंड वो जो रिजोल्यूशन होगा दैट मस्ट बी पास्ड बाय इफेक्टिव मेजॉरिटी। इफेक्टिव मेजॉरिटी मतलब मेजॉरिटी ऑफ ऑल द देन मेंबर ऑफ द हाउस, यानी कि जितने भी मेंबर ऑफ द हाउस हैं उनकी मेजॉरिटी, यानी कि मान लो 250 मेंबर हैं तो 126 मेंबर्स अगर वोट कर देते हैं तो वो रिजोल्यूशन पास माना जाएगा। एंड देन इट मस्ट बी अग्रीड बाय लोकसभा थ्रू सिंपल मेजॉरिटी। मतलब रिजोल्यूशन टू रिमूव वाइस प्रेसिडेंट कैन स्टार्ट ओनली इन राज्यसभा, एंड देयर इट हैज़ टू बी पास्ड विद इफेक्टिव मेजॉरिटी, मतलब मोर देन 50% ऑफ द टोटल मेंबर ऑफ द हाउस, एंड देन द रिजोल्यूशन विल गो टू लोकसभा, देयर इट मस्ट बी पास्ड विद सिंपल मेजॉरिटी। सिंपल मेजॉरिटी मतलब मोर देन 50% ऑफ प्रेजेंट एंड वोटिंग। उसके अलावा प्रोविजंस इफ द पोस्ट फॉल्स वैकेंट, मान लो किसी कारण से प्रेसिडेंट इज नॉट वाइस प्रेसिडेंट इज नॉट एबल टू डिस्चार्ज हिज ड्यूटी, या किसी का उन्होंने रिजाइन कर दिया या डेथ हो गई, किसी भी कारण से अगर पोजीशन खाली हो जाता है, तो वाइस प्रेसिडेंट का रोल कौन प्ले करेगा ऐसा कुछ भी नहीं लिखा है संविधान में, क्योंकि वाइस प्रेसिडेंट का तो वैसे भी कोई खास रोल है नहीं। तो मान लो किसी कारण से पोस्ट खाली हो जाती है तो वाइस प्रेसिडेंट का रोल कौन प्ले करेगा ऐसा नहीं लिखा है, लेकिन राज्यसभा के अंदर चेयरमैन का रोल प्ले करेंगे डेप्यूटी चेयरमैन, और अगर वो भी एब्सेंट हैं या वो भी नहीं हैं तो फिर एनी अदर पर्सन फ्रॉम राज्यसभा हु इज ऑथराइज्ड बाय द प्रेसिडेंट विल प्ले द रोल ऑफ चेयरमैन इन राज्यसभा। सो दिस इज ऑल अबाउट वाइस प्रेसिडेंट एंड हिज पोजीशन। इस टॉपिक के बेसिस पे 2 प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन हमने आपको दे रखे हैं। प्लीज अटेम्प्ट दीज क्वेश्चंस एंड यू कैन सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन। द नेक्स्ट आर्टिकल इज अबाउट द यूएस इमर्जिंग एज टॉप सोर्स ऑफ रेमिटेंसेस फॉर इंडिया। दिस टॉपिक इज इंपॉर्टेंट फ्रॉम आवर सिलेबस जीएस पेपर 3 इंडियन इकोनॉमी पॉइंट ऑफ व्यू। रेमिटेंस क्या होता है पहले वो समझते हैं। रेमिटेंस इज द मनी फॉरेक्स रिजर्व दैट फ्लोज फ्रॉम अदर कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड बैक टू इंडिया। कहाँ से आता है ये रेमिटेंस? तो हमारे देश के, भारत के कई सारे लोग विदेशों में काम करने जाते हैं। आपको पता हो कई सारे लोग गल्फ कंट्रीज में काम करने जाते हैं। दीज पीपल आर नोन एज इंडियन एक्सपैट्स। और ये इंडियन एक्सपैट्स जब विदेशों में काम करते हैं, पैसा कमाते हैं, तो बहुत सारा पैसा ये लोग वापस अपने घरों पे भेजते हैं। एंड दिस मनी इज नोन एज रेमिटेंस। इट इज़ काउंटेड एज पार्ट ऑफ करंट अकाउंट इन बैलेंस ऑफ पेमेंट फ्रेमवर्क, एंड दे make a major source of building India's forex reserve every year। आगे आपको मैं बताऊंगा कि पूरे दुनिया भर में सबसे ज़्यादा रेमिटेंस कमाने वाला देश हमारा देश भारत ही है। देखो, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने हाल फिलहाल में एक सर्वे करके बताया है कि 2020-21 में भारत ने $87 बिलियन कमाए हैं फ्रॉम दिस रेमिटेंस इन द फॉर्म ऑफ फॉरेक्स रिजर्व।
उसके अलावा उसके पिछले साल $83 बिलियन, उसके पिछले साल $83.3 बिलियन। तो हाल फिलहाल में आरबीआई ने एक रिपोर्ट पब्लिश की है जिसमें उन्होंने इंडिया के रेमिटेंस फ्लो के बारे में बताया है। तो उसमें कुछ कुछ इंपॉर्टेंट बातें बताई हैं। पहला तो मैंने आपको बताया कि $87 बिलियन की कमाई हुई है इन द ईयर 2020-21। दूसरा उन्होंने बताया कि काफ़ी समय से UAE वाज द लार्जेस्ट सोर्स ऑफ रेमिटेंस इनफ्लो फॉर इंडिया, यानी कि सबसे ज़्यादा पैसा UAE में रह करके काम करने वाले लोग हमारे देश में भेज रहे थे, यानी कि हमारे ही भारतवासी UAE में जॉब कर रहे थे और वहाँ से पैसा भेज रहे थे। तो दैट मीन्स UAE वाज द मेजर सोर्स ऑफ रेमिटेंस इनफ्लो फॉर इंडिया फॉर सो मेनी ईयर्स। लेकिन इस साल UAE को सरपास कर गया है US, एंड US हैज इमर्ज्ड एज द लार्जेस्ट सोर्स ऑफ रेमिटेंस इनफ्लो फॉर इंडिया। और US से जितना भी रेमिटेंस इनफ्लो हुआ है दैट इज़ ओवरऑल 23% ऑफ द ओवरऑल रेमिटेंस इनफ्लो इन इंडिया, जबकि UAE से जितना भी रेमिटेंस इनफ्लो हुआ है दैट हैज़ कम डाउन टू 17 to 18%। तो हाल फिलहाल में देखा जा रहा है कि ऑल द एडवांस्ड इकोनॉमीज हैव इमर्ज एज एन इम्पॉर्टेंट सोर्स ऑफ रेमिटेंस, जैसे कि जर्मनी या फिर जापान हैव इमर्ज एज अ मेजर सोर्स ऑफ रेमिटेंस। अगर स्टेट वाइज बात की जाए तो आप देखिए बहुत टाइम से केरला वाज एट नंबर 1। केरला की इकॉनमी को आप लोग कहते ही थे गल्फ इकॉनमी। केरला से कई सारे लोग गल्फ कंट्रीज में जाते हैं, पैसा कमाते हैं और बहुत सारा पैसा वापस रेमिटेंस के फॉर्मेट में भेजते हैं। तो केरला में हर दूसरे घर में आप देखेंगे कि समवन इज गोइंग इनटू द गल्फ एक कंट्री टू वर्क देयर एंड अर्न रेमिटेंस एंड सेंड बैक टू देयर फैमिली, एंड दैट इज वाई समटाइम्स केरला इकॉनमी इज नोन एज गल्फ इकॉनमी बिकॉज ऑफ द सिग्निफिकेंस दैट गल्फ कंट्रीज एंड द अर्निंग फ्रॉम द गल्फ कंट्रीज प्लेस फॉर केरला इकॉनमी। तो केरला वॉज वन ऑफ द लार्जेस्ट सोर्स ऑफ लार्जेस्ट स्टेट एज फार एज रेमिटेंस अर्निंग वॉज कंसर्नड। लेकिन इस साल महाराष्ट्र हैज़ सरपास्ड केरला, एंड यू कैन सी कि महाराष्ट्र हैज़ बिकम द लार्जेस्ट सोर्स ऑफ लार्जेस्ट रेमिटेंस अर्नर स्टेट। इनफैक्ट महाराष्ट्र अकाउंट्स फॉर अबाउट 35% ऑफ द टोटल रेमिटेंस फॉर द ईयर 2020-21। अगर बात की जाए कि दुनिया में सबसे ज़्यादा रेमिटेंस कमाने वाला देश कौन है, तो सबसे ऊपर हमारा देश भारत, और फार डिस्टेंस से वी आर एट नंबर 1। दूसरे नंबर पे चाइना है, लेकिन वो काफ़ी पीछे है। तो हमारी जनसंख्या ज़्यादा है, चाइना से थोड़ी कम है, लेकिन हमारी जनसंख्या ज़्यादा और हमारे देश के कई सारे लोग विदेशों में जाते हैं काम करने, तो नेचुरली हमारे यहाँ का रेमिटेंस ज़्यादा होना ही था। चाइना की भी जनसंख्या ज़्यादा, लेकिन चाइना में बहुत सारे लोग वहाँ लोकल इकोनॉमी में ही एब्जॉर्ब हो जाते हैं, इसलिए चाइना का रेमिटेंस अर्निंग रिलेटिवली कम है एज़ कम्पेयर टू इंडिया। इसके अलावा दीज आर अदर कंट्रीज़ जो ज़्यादातर रेमिटेंस अर्न करते हैं फ्रॉम देयर एक्सपर्ट्स लिविंग अब्रॉड। इस टॉपिक के बेसिस पे प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन हमने आपको दे रखा है। प्लीज अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन। दिस क्वेश्चन वाज आस्क्ड इन यूपीएससी प्रीलिम्स 2019। प्लीज अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन एंड यू कैन सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन। द नेक्स्ट आर्टिकल इज अबाउट जियो पारसी स्कीम एंड दिस टॉपिक इज इंपॉर्टेंट फ्रॉम आवर सिलेबस जीएस पेपर 2 गवर्नेंस पॉइंट ऑफ व्यू। पारसीज, जियो पारसी स्कीम के बारे में देखेंगे। पहले पारसीज का थोड़ा बैकग्राउंड देख लेते हैं। हमारे देश में जितने भी पारसीज हैं उनकी जनसंख्या लगातार घट रही है। 1941 में पारसीज की जनसंख्या थी 1,10,000। 2011 के सेंसस के हिसाब से देयर पॉपुलेशन हैज़ कम डाउन टू 58,000। उनकी पॉपुलेशन लगातार गिरने के कारण भारत सरकार ने उनकी पॉपुलेशन को बढ़ाने के लिए एक स्कीम चलाया है, जियो पारसी स्कीम। जियो पारसी स्कीम इज बीइंग रन बाय मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स सिंस 2013 इटसेल्फ इन ऑर्डर टू चेक द डिक्लाइनिंग पारसी पॉपुलेशन। इसमें कैसा है, पारसी लोगों को थोड़ा बहुत कैश इंसेंटिव दिया जाता है इफ़ दे गेट इनटू मैरिज एंड हैव चिल्ड्रेन। तो बच्चे पैदा करने पे यहाँ पे इनको कैश इंसेंटिव दिया जाता है पारसी लोगों को। एंड दिस स्कीम इज एप्लीकेबल टू ऑल कपल्स इरिस्पेक्टिव ऑफ देयर फाइनेंशियल स्टेटस। वैसे काफ़ी कम पैसा दिया जाता है, 4,000 रुपये दिए जाते हैं, और वो पारसी लोगों के लिए तो काफ़ी कम अमाउंट है कंसीडरिंग कि मोस्ट ऑफ द पारसीज आर अफ्लुएंट, इकोनॉमिकली वेल ऑफ। तो उनको 4,000 रुपये देकर के इंसेंटिवाइज करके तो आप नहीं सोच सकते कि दे विल एंगेज इनटू मैरिज जस्ट बिकॉज ऑफ दिस मनी एंड दे विल ऑल्सो रिप्रोड्यूस चिल्ड्रन जस्ट फॉर दिस 4,000 रुपीज़। Yet this scheme is there, and this is 100% central sector scheme, means this scheme is being run by the government of India completely. जरा ये भी समझ लेते हैं कि why Parsis do not get married, why are they not reproducing more offsprings। तो देखो पारसीज के अंदर द फीलिंग ऑफ इंडिपेंडेंस इज़ क्वाइट स्ट्रॉन्ग, स्पेशली अमंगस्ट वीमेन। आपको पता हो रतन टाटा जी वगैरह, ये लो दीज पीपल बिलीव इन कंप्लीट इंडिपेंडेंस इन देयर लाइफ। एंड आजकल के जनरेशन में स्पेशली वीमेन दे वांट कंप्लीट इंडिपेंडेंस, दे डू नॉट वांट टू गेट इनटू ऑल सच फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ एंड ऑल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ऑफ चिल्ड्रेन एंड ऑल। उसके अलावा चूँकि
पारसी नया जनरेशन तो पैदा हो नहीं रहा है, बिकॉज दे आर नॉट गेटिंग इनटू मैरिज, दे आर नॉट प्रोड्यूसिंग किड्स। और ऐसे ही कंडीशंस कुछ जापान में भी हैं, बट विल सी दैट लेटर ऑन। जापान के डेमोग्राफी के बारे में कभी और चर्चा करेंगे। पारसीज की अगर बात की जाए तो अगला जनरेशन आ नहीं रहा है। पुराने जनरेशन्स चूँकि एफ्लुएंट सोसाइटी है, बेहतर हेल्थ केयर फैसिलिटी है, तो पुराने जनरेशन के लोग 90 95 सालों तक जी रहे हैं। तो जो आज का जनरेशन है उसको एक तो इंडिपेंडेंट रहना है, दूसरा पुराने जनरेशन के 7 8 लोग हर परिवार में जिंदा हैं अभी भी। सो द यंग जनरेशन हैज़ टू टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द ओल्ड जनरेशन एज वेल, एंड दैट इज़ वाई दे आर feeling their responsibility, plus they want to maintain their independence, and that is why they are not getting into marriage and reproducing kids. करंट न्यूज़ यही है। जियो पारसी स्कीम तो वैसे 2013 से चल रहा है, यानी कि काफ़ी पुराना स्कीम है। हाल फिलहाल में जियो पारसी स्कीम के अंतर्गत भारत सरकार ने कई सारे डेटिंग ऐप्स और मैरिज ऐप्स को प्रमोट करना शुरू कर दिया, शादी.com एंड ऑल, ताकि पारसीज लोगों को और ज़्यादा इंसेंटिवाइज किया जाए टू गेट इनटू रिलेशनशिप, मैरिज एंड प्रोड्यूस किड्स। पारसी कम्युनिटी के बारे में कुछ और चीज़ें देख लेते हैं। पारसी कम्युनिटी फॉलो जोरास्ट्रियनिज्म विच इज़ वन ऑफ द ओल्डेस्ट मोनोथिस्टिक रिलीजन। एक भगवान में बिलीव करते हैं, वन ऑफ द ओल्डेस्ट मोनोथिस्टिक रिलीजन, एंड इट वाज फाउंडेड बाय प्रॉफिट जोरास्टर, जिसको जारूस्त्रा भी कहते हैं, इन एंशियंट ईरान इन 6 to 7 सेंचुरी AD। जोरास्ट्रियंस बिलीव इन जस्ट वन गॉड हुज नेम इज़ अहूर माजदा, वाइज लॉर्ड कहते हैं। देयर होली स्क्रिप्चर इज कॉल्ड अवेस्ता। ये सब पीटी पर्सपेक्टिव से याद रखना। मार्च 21 इज सेलिब्रेटेड एज देयर न्यू ईयर, जिसको नौरोज फेस्टिवल भी कहते हैं। तो पारसी लोगों का न्यू ईयर होता है मार्च 21 को, जिसको वो लोग नौरोज फेस्टिवल कहते हैं। महाराष्ट्र इज हाईएस्ट पारसी पॉपुलेशन फॉलोड बाय गुजरात। इस टॉपिक के बेसिस पे ये प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन हमने आपको दे रखा है। प्लीज अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन एंड यू कैन सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन। द नेक्स्ट आर्टिकल इज अबाउट अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट, एंड दिस टॉपिक इज इंपॉर्टेंट फ्रॉम आवर सिलेबस जीएस पेपर 5 असम इश्यूज पॉइंट ऑफ व्यू। अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट, ये एक्ट ओरिजिनली 1967 में लाया गया था और इट वॉज ब्रॉट एज अ प्रिवेंटिव डिटेंशन लॉ। आई होप यू अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन प्रिवेंटिव डिटेंशन एंड प्यूनिटिव डिटेंशन। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में भी प्रिवेंटिव डिटेंशन का जिक्र किया हुआ है। प्यूनिटिव डिटेंशन जब आपने कोई क्राइम कर दिया हो और उसके बाद आपको डिटेन किया गया या अरेस्ट किया गया सज़ा देने के लिए, तो इसको हम लोग कहते हैं प्यूनिटिव डिटेंशन। प्रिवेंटिव डिटेंशन कि यू आर लाइकली टू कमिट ए क्राइम, अभी आपने क्राइम नहीं किया है लेकिन अथॉरिटीज़ के हिसाब से आज कोई क्राइम कर सकते हैं इन फ्यूचर में, तो आपको प्रिवेंट करने के लिए जो अरेस्ट किया जाता है उसको हम लोग कहते हैं प्यूनिटिव डिटेंशन। द कॉन्सेप्ट ऑफ प्यूनिटिव डिटेंशन इज रिटन इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन इटसेल्फ कि इंडियन अथॉरिटीज आर अलाउड टू गो फॉर प्यूनिटिव डिटेंशन, बट वी हैव सर्टेन राइट्स इवन इन दोज केस ऑफ प्यूनिटिव डिटेंशन। चलिए एक बार फिर से देखते हैं। 1967 में इस अनलॉफुल एक्टिविटीज़ प्रिवेंशन एक्ट को लाया गया था एज प्यूनिटिव डिटेंशन लॉ, लेकिन बाद में इसका नेचर बदल दिया गया और इसको एंटी टेरर लॉ बना दिया गया 2004 में अमेंडमेंट करके। 2008 में भी और अमेंडमेंट किए गए, 2019 में फिर से अमेंडमेंट किया गया। अगर मोटे मोटे प्रोविज़न देखे जाए तो आज UAPA एक्ट एक एंटी टेरर लॉ है और इसमें कैसा है कि भारत सरकार किसी भी इंडिविजुअल को या ऑर्गेनाइजेशन को टेररिस्ट डेजिग्नेट कर सकती है एज पर दिस लॉ, और उसके एक्टिविटीज़ को भारत सरकार या स्टेट गवर्नमेंट्स कैन डू ओनली आफ्टर कंसल्टिंग द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो ये लोग क्या कर सकते हैं कि किसी भी इंडिविजुअल या इंस्टीट्यूशन को या ऑर्गेनाइजेशन को टेररिस्ट डिक्लेयर कर सकते हैं। दे कैन ऑल्सो डिफाइन कि कौन कौन सी एक्टिविटीज़ टेरर एक्ट में गिने जाएंगे, और इस केस के अंतर्गत जो सबसे बड़ी सज़ा है वो है डेथ पेनल्टी, लाइफ इम्प्रिजनमेंट भी हो सकता है UAPA में। अभी UAPA का कुछ एनालिसिस मैं कर रहा हूँ। मैं पहले ही बता दूँ कि ये एनालिसिस जो है मैंने अलग अलग आर्टिकल्स या न्यूज़पेपर से लिया है। मैं डायरेक्टली सरकार को यहाँ क्रिटिसाइज नहीं कर रहा, आई एम जस्ट पुटिंग द ओपिनियंस रिटन इन डिफरेंट न्यूज़पेपर्स। सो देखते हैं UAPA का क्या एज पर दिस आर्टिकल या अदर आर्टिकल्स अबाउट UAPA व्हाट आर द मेन चैलेंजेस। तो सबसे बड़ा चैलेंज है वो है कि जो टेररिज्म के एक्टिविटीज़ हैं कि कौन कौन से एक्टिविटी जो हैं वो टेररिज्म में गिने जाएंगे, दे आर क्वाइट एम्बिगुअस, यानी कि इट इज़ ओपन टू मिसयूज़ कि कौन कौन सी एक्टिविटीज़ टेररिस्ट एक्टिविटीज़ गिने जाएंगी, इसको क्लियर कट नहीं बताया गया है। इसलिए द पॉसिबिलिटी ऑफ मिसयूज ऑफ UAPA इज़ क्वाइट देयर। कई दफ़ा ऐसा होता है कि कुछ लोग सरकार की एक्टिविटीज़ को क्रिटिसाइज़ करते हैं और जेन्युइन क्रिटिसिज्म में भी उनके खिलाफ UAPA लगा दिया जाता है और फिर उनको जेल भेज दिया जाता है। और
क्रिटिसिज्म इज तो इनहेरेंट पार्ट ऑफ डेमोक्रेसी, और उन पे अगर यूएपीए का मिसयूज हो रहा है तो दिस इज लाइक स्टिफलिंग या सप्रेसिंग डेमोक्रेसी. तो देयर हैव बीन सम डाटा in order to prove कि some governments are misusing UAPA. For example, there has been about 72% increase in the number of cases registered under UAPA from year 2015 to 2019. इतने सारे ज़्यादातर केसेस रजिस्टर हो रहे हैं यूएपीए में, लेकिन कन्विक्शन रेट सिर्फ 2.2% है, यानी कि 100 में से सिर्फ 2.2 लोगों को सज़ा मिल रही है. इसका मतलब ज़्यादातर केसेस जो हैं वो फॉल्स एलिगेशंस प्रूव हो रहे हैं. Again, this data is not say put by me. I have taken it from different sources. So all such things indicate कि perhaps UAPA is being overused या misused. There is one more example. This here you can see Irfan and Ilyas. They were held under UAPA in August 2012 and they were detained for 9 years. After 9 years they were left free. Why? Because there were no substantial proof to prove कि they engaged into any terror activities. So they lost 9 years of their life because of some misunderstanding and they were detained for 9 years under this UAPA. So this could be seen as a one misuse of UAPA and there are many such examples. अभी करंट केस में कैसा हुआ है कि वर्षा श्री बोरगोहाई, स्टूडेंट इन असम, she wrote some poem on Facebook about 2 months ago and she was arrested under this unlawful activities prevention act. और इस कारण से काफ़ी न्यूज़ में है. इस कारण से मुझे लगता है कि यूएपीए पे सवाल आ सकता है एपीएससी प्रीलिम्स में या मेंस में भी. She wrote some poem. अब that poem is not in public domain but that was allegedly a seditious poem which supported the band outfit Alpha. तो अल्फ़ा के सपोर्ट में इन्होंने कुछ आर्टिकल लिखा. सो नेचुरली सी वाज अरेस्टेड, सी शुड बी अरेस्टेड दैट केस एंड सी वाज राइट. अभी हाल फिलहाल में न्यूज़ में बार बार ये इसलिए आ रहा है क्योंकि सी इज ए सेकेंड ईयर स्टूडेंट, सो सी हैड टू राइट एग्जाम, क्योंकि सेकेंड ईयर का एग्जाम आज से शुरू हुआ है, कल से शुरू हुआ है. सो सी हैज़ बिन नाउ अलाउड टू राइट एग्जाम फ्रॉम द जेल इटसेल्फ. दैट इज़ वाई इट वॉज इन न्यूज़ अगेन. येट आई कवर दिस आर्टिकल इन ऑर्डर टू मेक यू अंडरस्टैंड यूएपीए. कल जो हमने आपको प्रैक्टिस क्वेश्चन दिया था उसका आंसर देख लेते हैं. बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, इसमें पहला स्टेटमेंट तो सही है लेकिन दूसरा गलत है. इट इज़ नॉट सोनली इम्प्लीमेंटेड बाय मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट. सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए. चाबहार पोर्ट का एक इंपॉर्टेंट सिग्निफिकेंस, इट विल हेल्प इंडिया टू एक्सेस सेंट्रल एशिया एंड अफगानिस्तान बाईपासिंग पाकिस्तान. सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी. दैट्स ऑल फ्रॉम आवर साइड फॉर टुडे. थैंक्स फॉर